नमस्कार साथियों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हिंदी साहित्य से एक और उपयोगी क्लास, जिस क्लास में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण और उपयोगी सवाल कवर कराने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संख्या 50 से संख्या 110 तक के क्वेश्चनों को कवर कराया था। आज बारी है संख्या 111 से 166 तक के सभी महत्वपूर्ण और उपयोगी क्वेश्चनों को कवर करने की। इसके साथ साथ में मैंने आप लोगों को फैक्ट भी कवर कराए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम यूपीएसआई, कांस्टेबल, पीएससी, एमपीएसआई, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ख़ास वीडियो है। तो आपने यदि इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है ना, तो सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ इस कैंडिडेट फुल वॉच करिएगा भाई, पूरा वॉच करिएगा, क्वेश्चन फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे। सबसे पहला सवाल लेते हैं आज की वीडियो का। लल्लू लाल जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध रचना आपको मैंने ट्रिक से भी याद कराया था, प्रेम में आदमी लल्लू हो जाता है। तो रचना थी प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। ठीक है ना, प्रेम में आदमी लल्लू हो जाता है, इससे रिलेट कर सकते हैं। प्रेम सागर इनकी सबसे फेमस रचना थी लल्लू लाल की। आगे बढ़ते हैं, प्रेम सागर किसकी रचना है? दूसरे लहजे में क्वेश्चन नंबर 112 में यही पूछा था। अभी तो मैंने जस्ट ए सेकंड आप लोगों को बताया है कि लल्लू लाल की, प्रेम में आदमी हो गया लल्लू, तो प्रेम सागर, प्रेम के सागर में डूब गया आदमी हो गया लल्लू। तो बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कई एग्जाम पूछ चुके हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम क्या है दोस्त? रानी केतकी की कहानी, तो इसके लेखक का नाम है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में स्थापित था, इसके हिंदी के अध्यापक रहे थे? और कल की वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कवर कराया था। 114 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदल मिश्र, याद रखना, सदल मिश्र ये हिंदी विभाग के प्रथम अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, कलकत्ता में जो स्थापित हुआ था, सदल मिश्र, आप लोग इसमें याद रखना। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट ये लाइन रहेगी। और जो आप लोग बताइए, ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसकी स्थापना कब हुई थी? इसी वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़े समय बाद ही कंफर्म कराऊंगा। उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जुलाई महीने में हुई थी, लेकिन कौन सा सन था, ये आप लोग मुझे कंफर्म करा दीजिए ज़रा। आगे बढ़िए, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखता है? लल्लू लाल, इंसान अल्लाह खां, सदा सुखलाल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लल्लू लाल के साथ सदल मिश्र थे, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों ही कलकत्ता की फोर्ट विलियम्स कॉलेज से संबंधित थे, है ना। दोनों ने वहाँ पर अध्यापन का कार्य किया था, यानी पढ़ाया था उसमें। तो इस प्रकार से ए विकल्प आपके लिए इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना ये चीज़ भी। आगे बढ़ते हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? नासिकेतोपाख्यान, जरा बताइए कौन है इसके लेखक? याद रखना, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम है सदल मिश्र, है ना। दल बनाना ना सीखे, ट्रिक भी याद कराई थी। दल बनाना ना सीखे तो आपका जीवन बेकार है। दल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये याद रखना किसी भी चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? प्रेम सागर लल्लू लाल की है। रानी केतकी की कहानी, ये रचना याद रखना इंसा अल्लाह खां की है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सुख सागर, ये किसकी रचना है भाई? सुख सागर, आप लोग बताइए सुख सागर किसकी रचना है? दूसरा, नासिकेतोपाख्यान, ये रचना है सदल मिश्र की। कुछ काम आपके लिए भी छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वरना मैं भी बता दूंगा आप लोगों को, सुख सागर नामक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो मुंशी सदा सुख लाल हैं। कौन है? सदा सुख लाल। वरना आप सोचोगे कि टीचर जो हमें पढ़ा रहा है उससे शायद ये क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर डाल रहा है। तो सुख सागर के रचनाकार हैं मुंशी सदा सुख लाल, और सदल मिश्र की रचना थी नासिकेतोपाख्यान, ये याद रखना।
आगे बढ़ते हैं, ईसा अल्लाह खां के द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं अपनी क्लास में ये क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, तो याद रखना। जो ईसा अल्लाह खां के द्वारा रचित है रानी केतकी की कहानी, इसका जो दूसरा नाम है वो है उदय भानचरित। क्या नाम दोस्त? इसका नाम उदय भानचरित्र है, तो इसलिए बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है। आगे बढ़ते हैं, सुख सागर की रचना किसने की थी। जस्ट सेकंड में आप लोगों को बता के निपटाऊं कि जो सुख सागर की रचना की थी वो मुंशी सदा सुख लाल ने की थी, इसलिए डी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है। आगे बढ़ता हूँ, सुख सागर का विषय क्या है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 120 है। सुख सागर का विषय क्या है, किस विषय से आधारित है सुख सागर? तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के विषय पर आधारित है सुख सागर, यानी विष्णु पुराण के जो उपदेश है प्रसंग है उसके आधार पे। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखलाल निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुखसागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुखसागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, सुखसागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचनाकार नहीं है, अपितु सुखसागर इनका उपनाम था। ये याद रखना। सुखसागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग से आधारित। आगे बढ़ते हैं, भाषा योग विशिष्ट के लेखक का नाम क्या है। एक और 121 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, इस क्लास का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भाषा योग विशिष्ट के जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी हैं। कौन है दोस्त? राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प यहाँ पे आपका सी राइट है। आगे बढ़ते हैं, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट कर लेना। खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है, जरा बताएंगे। खड़ी बोली का नासिकेतोपाख्यान, खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान है, बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत है ना खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल के द्वारा कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। किसका? जटमल के द्वारा कृत है ना, 1623 ईस्वी की बात है, ठीक है ना। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर डाला था। हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की प्रथम पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल के द्वारा गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी ये याद रखना, मैं नासिकेतोपाख्यान की रचना की। 1805 ईस्वी में लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना या प्रेम सागर का प्रकाशन किया। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजनी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना था। कौन सा माना था? प्रेम सागर, याद रखना। किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना गया था, तो इसका आंसर ये भी माना गया है, लेकिन उसे संशोधित कर फिर बी विकल्प को आंसर किया गया था। और मैंने एग्जाम भी आप लोगों को कन्फर्म करा दिया है किस एग्जाम में ऐसा हुआ था। सवाल नंबर 1, 2, 3 को करते हैं, है ना, याद रखना। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। सवाल नंबर 1, 2, 3 123। तो खड़ी शब्द का प्रथम जो प्रयोग किया था सदल मिश्र ने किया था, है ना, याद रखना, सदल मिश्र ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है ना, कौन सा? नरेंद्र कोहली इन्होंने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में बात है, 1803 ईस्वी की खड़ी बोली का जो प्रयोग है भाषा के रूप में पहली बार हुआ था। तो याद रखना, सबसे पहले सदल मिश्र ने प्रयोग किया था। आगे, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल नंबर 1, 2, 4। तो याद रखना, जॉन गिलक्राइस्ट, अभी तो मैंने बोला है जॉन गिलक्राइस्ट, है ना, इन्होंने सबसे पहले, एवं सदल मिश्र, इन दोनों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। अब सदल मिश्र ऑप्शन में नहीं है, जॉन गिलक्राइस्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में
राजा द्वे के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन से हैं? राजा द्वि के नाम से जो विख्यात हैं, याद रखना वो हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये राजा द्वि के नाम से फेमस हैं। विकल्प यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। आगे बढ़िए दोस्त, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो हिंदी के पहले गद्यकार थे वो थे लल्लू, है ना। पहले गद्यकार, गधा के आकार गद्यकार, तो लल्लू ही आदमी होगा। कोई ऐसे ट्रिक से भी जोड़ रहा हूँ, बुरा मत मानना कोई भी। आगे बढ़िए, मर्यादा और टुडे के संपादक का नाम क्या है? मर्यादा और टुडे के संपादक का नाम दोस्त क्या है? वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। याद रखना, विकल्प डी राइट है ना, याद रखना ये चीज़। मर्यादा पत्रिका के संपादक पूछे जाते हैं तो मर्यादा पत्रिका के संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकांत मालवीय। याद रखना, मर्यादा पत्रिका के प्रथम संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र थे कृष्णकांत मालवीय, है ना, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। और यहाँ पे जो टुडे आया है, ये टुडे नामक अंग्रेजी दैनिक पत्रिका थी, ठीक है ना। और डॉक्टर संपूर्णानंद ने मर्यादा एवं टुडे नामक अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। इनके संपादन में ये भी शामिल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा क्या थी? याद रखना, एक पत्रिका थी कवि वचन सुधा। तो इस प्रकार से 28 नंबर के लिए बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है कवि वचन सुधा, एक पत्रिका है, ठीक है ना, याद रखना। 18 वर्ष की अल्पायु में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में, है ना, काशी से कवि वचन सुधा नामक पत्रिका को निकालने का श्रेय हासिल किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से भी एक पत्रिका निकली थी 1873 ईस्वी में। हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से भी एक पत्रिका निकली थी 1874 ईस्वी में। बाला बोधनी नाम से भी एक पत्रिका छपी थी 1874 ईस्वी में। याद रखना, ये महिलाओं की पत्रिका थी बाला बोधनी पत्रिका, ठीक है ना, जो नारी जागरण के उद्देश्य से निकाली गई थी। तो ये पत्रिकाएं हरिश्चंद्र जी के द्वारा निकाली गई थी। कवि वचन सुधा भी एक पत्रिका थी जो कि 1868 ईस्वी में ही इन्होंने काशी से निकाली थी। आगे, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्ति किसकी है? यह किसकी उक्ति प्रसिद्ध है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, तो ये उक्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी थी। याद रखना ये चीज़, ठीक है ना भैया। आगे, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था साहित्य आत्माव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा था साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य ही जीवन की आलोचना है, ऐसा कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो ये काम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये काम महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। आगे, हिंदी का जो प्रहरी है इनमें से किसे माना जाता है? 130 नंबर क्वेश्चन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, इसलिए बी विकल्प इसमें दोस्त राइट कर लेना। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे, बिहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान ने किया था? जो बिहारी हिंदी है इसका नामकरण किसने किया था? तो ये 131 नंबर में कौन सा? डॉक्टर ग्रियर्सन थे जिन्होंने बिहारी हिंदी का नामकरण किया था। इसलिए इस सवाल का राइट आंसर आपका सी विकल्प जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक थी ग्रियर्सन की, वो थी लिविंगस्टिक, ये वाली पुस्तक है ना। इसमें लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पूरी पुस्तक है, सर्वे ऑफ इंडिया ये पुस्तक थी, ठीक है ना। इंडिया में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसका हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल गुप्त ने किया था। तो बिहारी हिंदी का नामकरण ये किया था ग्रियर्सन ने। आगे बढ़ते हैं, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? सवाल नंबर 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कालिदास थे वो किसके दरबारी कवि थे? औरंगजेब। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर के रूप में हो जाएगा। कालिदास जो थे वो रीतिकालीन कवि थे। ये भी पूछ सकता किस काल से संबंधित थे? रीतिकाल से संबंध रखते थे, जो कि औरंगजेब के दरबारी कवि थे। याद रखना, ठीक है भैया। कालिदास ने कालिदास हजारा, राधा माधव, वधु मिलन, विनोद ग्रंथ आदि लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, साधारणीय की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? साधारणी
या साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमति की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है? 133 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ आप लोग बता सकते हैं सर ये किस विद्वान की है। भागीरथी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो किसने लिखा था? साधारणीकरण की व्याख्या श्याम सुंदर दास ने योग की मधुमति भूमिका या मधुमति भूमिका शब्द योग शब्द से साधारणीकरण का संबंध जोड़ा था। ठीक ना। तो इस क्वेश्चन में आप लोग सही आंसर मानेंगे। परीक्षा संस्था ने उपयुक्त प्रश्न का उत्तर बी विकल्प माना था, जो कि सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप नन ऑफ दीज करेंगे। ठीक है ना भैया, याद रखना। साधारणीकरण शब्द के प्रथम प्रयोक्ता जो है, साधारणीकरण के जो प्रथम प्रयोक्ता हैं वो है भट्टनायक हैं, याद रखना। लेकिन इस सवाल में बी ऑप्शन को सही किया गया था, लेकिन एग्जामिनर ने इसको सही नहीं माना था, इस क्वेश्चन को गलत करार दिया गया था, तो आप लोग भी इसे गलत ही करवा देना। आगे बढ़िए। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? 134 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखना अलीगढ़ में स्थापित की गई थी 1877 ईस्वी में। अलीगढ़ में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की गई थी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इस सभा के संस्थापक कौन थे? बाबू तोताराम। ठीक है ना। कौन थे दोस्त? बाबू तोताराम। ठीक है ना, ये याद रखना, अलीगढ़ से। इन्होंने भारत बंधु नाम से एक पत्र भी निकाला था बाबू तोताराम ने, लेकिन अलीगढ़ में 1877 ईस्वी में भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। आगे, इस महाकाव्य में 16 हैं, क्या हैं? रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा, इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 16 सर्ग। तो इसलिए ए विकल्प दोस्त इसमें राइट कर देना, ए विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। ठीक ना भैया, इस महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? 136 नंबर क्वेश्चन। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जो जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। इन्होंने नाटक, निबंध आदि विद्याओं के माध्यम से हिंदी गद्य लेखन को बढ़ावा दिया था। आगे, महाकाव्य में होता है, क्या होता है? जरा पढ़िए ऑप्शंस फिर बताइए कि महाकाव्य में क्या होता है। तो जीवन का वृहद चित्र होता है, एक बड़ा चित्र शामिल होता है महाकाव्य में, याद रखना, इसलिए उसे महाकाव्य नाम दिया जाता है। रामायण और महाभारत भी महाकाव्य ही बोले जाते हैं। आगे बढ़ते, सही विकल्प का चयन करिए। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। तो किस प्रकार का समान लक्षण है महाकाव्य में और खंड काव्य में? तो यह है कथानक उपस्थापन। ठीक है ना, कथानक उपस्थापन ये महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। काव्य के कितने गुण होते हैं? सवाल नंबर 139, 139 नंबर क्वेश्चन। तो काव्य के कितने गुण होते हैं दोस्तों? 3 गुण होते हैं काव्य के, है ना, याद रखना, काव्य में 3 गुण होते हैं। ठीक है ना, ये 3 प्रकार का होता है काव्य के गुण, भाव, धर्म और तत्व। कौन कौन सा? एक है दोस्त भाव, एक होता है धर्म और एक होता है तत्व। ये काव्य के 3 गुण होते हैं, लिख लेना। आगे बढ़िए। जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे क्या कहा जाता है? 140 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दो। तो भैया जिसमें छंद नपे तुले और परिभाषित नियमों के अनुसार हो उसे नाम पद्य काव्य देते हैं, याद रखना, ये पूछ सकता है आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया गया हो, यानी जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गद्य काव्य नाम दिया जाता है। सिंपल है, कुछ आगे पढ़ाने के लिए इसमें है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन करो। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है ना। काव्य रूपों में दृश्य अर्थात दिखाई देने वाला काव्य कौन सा है? तो याद रखना वो है नाटक। नाटक देख सकते हो, नाटक को याद रखना। तो काव्य रूपों में देखने लायक जो दृश्य काव्य है वो है नाटक। आगे बढ़ते, यह किसका कथन है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, ये किसने लाइन बोली थी? 143 नंबर क्वेश्चन। तो ये लाइन जो बोली थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोली थी, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से क्या कविता की पदों में सक्रियता यानी एक्टिविटी, है ना, और प्रभावशीलता लाता है? क्या लाता है भाई कविता में? छंद, अलंकार, काव्य गुण या फिर रस? तो भाई याद रखना, कविता के पदों में सक्रियता, एक्टिविटी लाने का काम जो करता है, काव्य गुण लाने का काम करता है। ऑप्शन सी राइट करना अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो। आगे बढ़ते, चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक को कहा जाता है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे मुक्तक कहा जाता है, मुक्तक। ए विकल्प बिल्कुल राइट है, इंपॉर्टेंट कर लेना प्रत्येक क्वेश्चन को।
आगे बढ़ते हैं, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक का नाम क्या है? जो मैथिली हिंदी में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। कौन सा है दोस्त? वर्ण रत्नाकर है, मैथिली हिंदी में रचित पहली पुस्तक है। और ये पुस्तक ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। ठीक है ना, याद रखना, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर, और मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम पुस्तक है। आगे सही विकल्प का चयन करके बताइए। क्वेश्चन है, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता। तो क्या नहीं होता? इनमें से आप लोग चुनिए। विधिता और विस्तार, ये याद रखना। ठीक है ना, चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता, तो विकल्प आप लोग सी राइट कर दो दोस्त इसमें। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? वादी कवि कौन सा इनमें से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रपदवादी कवि नहीं है? तो इसमें गिरिजा कुमार माथुर नहीं है, डी विकल्प आप लोग इसमें राइट कर देना। आगे बढ़ते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट करता है, यह कथन किसका है? भाषा यही तो साधन है भाई, विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा। तो भैया ये कहते हैं श्री कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी ये कहते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान भली भांति समझकर प्रकट करता है। हिंदी की आदि जननी, आदि का मतलब होता है शुरुआत की, तो उसे क्या कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी की दोस्त आदि जननी कहा जाता है संस्कृत को, ये याद रखना, पूछ सकता है। ठीक है ना। संस्कृत के बाद देखिए, संस्कृत के बाद में बनी थी पाली, पाली के बाद में बनी थी प्राकृत, प्राकृत के बाद में अवहट्ट नाम दे सकते हैं, उसके बाद में अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, और फिर बनी थी हिंदी। आगे बढ़िए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट कर देना भाई इसे। किस कवि को, देखिए कोई बहादुर ही होगा कवियों का कवि, तो शमशेर शेर बहादुर सिंह कवियों का कवि, याद रखना ये चीज़। राजाओं का राजा, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने शुरू किया था? 152 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो पंजाब में जो हिंदी का प्रचार शुरू किया था दोस्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने शुरू किया था, बी विकल्प राइट है, याद रखना। इन्होंने लोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना भी की थी। आपसे पूछ सकता है ओम जय जगदीश हरे, इस रचना इस पंक्ति की रचना किसने की थी, है ना? तो ये जो रचना की थी ओम जय जगदीश हरे, जो प्रस्तुत आरती है, इसकी रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ही की थी। आगे, भारत रत्न विभूषित कवि इनमें से कौन है जिसे भारत रत्न मिल चुका है? याद रखना भैया, इनमें से दिए गए विकल्पों में से कोई सा भी कवि ऐसा नहीं है जिसे भारत रत्न मिला हो। सुभद्रा कुमारी चौहान को भी नहीं, गुलजार को भी नहीं, प्रदीप को भी नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, अज्ञे जी की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट पुस्तक। और यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 जून 2018 सेकंड पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। अज्ञे जी को वर्ष था 1978 और कृति थी कितनी नावों में कितनी बार, जिसके लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखना भैया। आगे बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंध रखते हैं? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, जिसमें कबीरदास भी, सूरदास भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है भैया रामेश्वर शुक्ल का, है ना, उपनाम है अंचल। ऑप्शन यहाँ पे आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, इनका जो जन्म हुआ था अंचल का या फिर रामेश्वर शुक्ल का, तो 1915 ईस्वी में इनका जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी में हो गई थी। ये भी याद रखना, अगर याद रख सकते हो तो। आगे बढ़ते हैं, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति। इंपॉर्टेंट ए क्वेश्चन, न भूतो न भविष्यति ये किस लेखक की रचनाकार, किस लेखक की रचना है? व्यास पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था। 2012 में इसे के बिरला फाउंडेशन ने 22वां व्यास सम्मान प्रदान किया था, वर्ष 2012 का। न भूतो न भविष्यति, आखिर ये रचना किसकी है?
तो इस रचना के रचनाकार हैं नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली की रचना है ना भूतो न भविष्यति, और इसे जो पुरस्कार मिला था व्यास सम्मान साल 2012 में मिला था, और ये 22वां व्यास सम्मान इसे दिया गया था, ये याद रखना। आगे मैं बढ़ता हूँ। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 की बात है। 1936 प्रगतिशील संघ का पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में। बी विकल्प इसमें आप लोग राइट आंसर के रूप में कर देना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है हिंदी? अगर मैं आकृति की दृष्टि से देखूं तो ये शिलिष्ट योगात्मक है। कैसा है दोस्त? शिलिष्ट योगात्मक है। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के अनुसार कहा जा सकता है कि आज की हिंदी बहुमुखी शिलिष्ट योगात्मक भाषा है। आगे बढ़िए। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन किस सन में हुआ था? ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये वीडियो में कवर करा रखा है। 1975 में हुआ था भारत के नागपुर महाराष्ट्र में। ये हिंदी का पहला साहित्य सम्मेलन था। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया। 10 से 14 जनवरी के बीच ये किया गया था महाराष्ट्र में, है ना। 11वां हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी किसको संबोधित करते हैं? आखिर ये किसको संबोधित करते हैं दोस्तों? ये नायिकाएं हैं। पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी, हस्तिनी, है ना, ये संबोधित करते हैं नायिकाएं, हीरोइन। तो यह आपका बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। कवि केशव दास ने नायिकाओं के 4 प्रकार का वर्णन किया है, जो कि पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी आदि में आता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। और किसके द्वारा की गई थी? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा की गई थी, याद रखना ये चीज़ भी, ठीक है ना। राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह भी इनके साथ थे। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। आगे देखिए कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा, है ना, ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? कथा 163 नंबर सवाल राइट कर देना। महाकाव्य के लिए कहा गया है ना। तो किस काव्य के लिए? महाकाव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोकप्रिय होती है, महाकाव्य, याद रखना जी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 164, हिंदी का प्रथम व्याकरण, है ना, लिखने वाला विद्वान कौन सा है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है जोसुआ केटर, है ना, जोसुआ केटर। और ये डच, पुर्तगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आया था, है ना। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान जोहान्स जोसुआ केटर। ये डच अर्थात पुर्तगाल के जो निवासी थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आया था। इसने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने, है ना, अपने देशवासियों को ज्ञान कराना चाहता था, है ना। तो इसने जो पुस्तक लिखी थी हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। कौन सी लिखी थी दोस्त? हिंदुस्तानी ग्रामर नामक पुस्तक इसने लिखी थी, हिंदुस्तानी ग्रामर नामक, जो कि सन 1715 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी, 1715 ईस्वी के आसपास, ठीक ना। और ये जो भाषा थी इसकी, ये डच भाषा में लिखी गई थी, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें। आगे बढ़िए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, मैंने बोला था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना मैं आपको कराऊंगा इसमें ज़रूर, है ना। जुलाई थी, 10 जुलाई। कब थी? मैंने जुलाई महीना बताया था आपको। 10 जुलाई 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था सेमिनरी जो थी ना, ओरिएंटल सेमिनरी,
ये फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो कलकत्ता में जो स्थापित था फोर्ट विलियम कॉलेज, इसके स्थापनाकार थे जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी, याद रखो, ठीक है ना भैया। लॉर्ड वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी, सबसा आपसे भी पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पुराना नाम क्या है? ओरिएंटल सेमिनरी। इसका नाम परिवर्तित हो गया था, फिर पड़ गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में किया गया था 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, है ना, मार्किस ऑफ वेलेजली के नाम से की गई थी। और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। इन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा, एक तो पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी, है ना। हिंदी के शिक्षण के लिए दोनों को ले लिया था इसने। तो ये वीडियो आपकी समाप्त हो जाएगी और हिंदी साहित्य भी लगभग आपका खत्म हो जाएगा। जय हिंद।